दुनिया की हर कार कंपनी सिर्फ फोर्ड ही नहीं, टेस्ला को छोड़कर इलेक्ट्रिक वाहन बेचकर घाटा उठा रही है। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो जब फोर्ड ऑटो उद्योग में धूम मचा रही थी और एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही थी। लेकिन हाल ही में उसे एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। कॉल छंटनी और अब उत्पादन बंद जो हफ्तों से चल रहा है। इन सब के बीच फोर्ड ने एक ऐसा बम गिराया है जिसने पूरे कार उद्योग को हिलाकर रख दिया है। यह कोई आम घोषणा नहीं है। हम एक ऐसे कदम की बात कर रहे हैं जो फोर्ड और पूरे ऑटो बाजार की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकता है। तो आखिर फोर्ड ने अभी क्या घोषणा की है और इसका अमेरिकी ऑटोमोटिव दिग्गज पर क्या असर होगा, आइए गहराई से जानें। दशकों तक फोर्ड ऑटोमोटिव जगत का सुपर हीरो रहा है। यही वह कंपनी थी जिसने दुनिया को पहियों पर चलाने का विचार गढ़ा था। वे अग्रणी नव प्रवर्तक और अमेरिकी प्रतिभा के प्रतीक थे। लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं उनका जादू फीका पड़ने लगा। और यह सिर्फ एक बड़ी गलती भी नहीं थी, ये छोटी छोटी खामियों का एक ढेर था जो आखिरकार एक बड़ी समस्या बन गया। जरा सोचिए, पुरानी व्यवस्थाएं, ऐसा नेतृत्व जो अब बाजार की जरूरतों को समझ ही नहीं पा रहा था, और अंदरूनी संघर्ष जिन्हें कोई भी चमकदार मार्केटिंग ठीक नहीं कर पा रही थी। ये बड़े सौदे थे। और जब फोर्ड इसे समझने की कोशिश कर रहा था, टेस्ला और टोयोटा जैसे प्रतिस्पर्धी तेजी से आगे बढ़ रहे थे और फोर्ड को पीछे छोड़ रहे थे। अब आज की बात करें तो हालात वाकई बिगड़ रहे हैं। फोर्ड के सीईओ ने हाल ही में एक ऐसी घोषणा की है जिससे डीलर्स में हड़कंप मच गया है। पिछले कुछ सालों में फोर्ड ने कीमतें बढ़ाने में कुछ ज्यादा ही ढिलाई बरती है। उन्होंने एमएसआरपी बढ़ा दिया है और कुछ मामलों में तो ब्रोंको जैसे लोकप्रिय मॉडलों के लिए खरीदारों से एमएसआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने को भी कहा है। उस समय मांग बहुत ज्यादा थी, इसलिए यह एक ठोस कदम लग रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आजकल किसी भी फोर्ड डीलरशिप पर जाइए और आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। चमचमाती FX 150 ब्रोंको और रेंजर्स की कतारें बस वहीं धूल फांक रही हैं। जो चीजें कभी बाजार से उड़कर आती थीं, अब इतनी तेजी से ढेर हो रही हैं कि डीलरों के पास सचमुच जगह कम पड़ रही है। कुछ तो इन ट्रकों और SUV को घास के मैदानों में भी पार्क कर रहे हैं क्योंकि मुख्य लॉट में जगह ही नहीं बची है। दरअसल 2025 मॉडल की तुलना में 2023 मॉडल की नई रेंज कहीं ज्यादा है। आज के ट्रक बाजार में यह फोर्ड की एक अनूठी समस्या है। नवंबर 2024 तक देश भर में डीलरों के पास अभी भी 563 नए 2023 फोर्ड ट्रक मौजूद हैं। पहली नजर में यह ज्यादा नहीं लग सकता, लेकिन जब आपको पता चलता है कि ये सभी नए फोर्ड ट्रकों का 2.5% हिस्सा है, तो यह काफी चौंकाने वाला होता है। खासकर साल के आखिरी हफ्ते में ज्यादातर दूसरे ब्रांड्स अपने पुराने मॉडल पहले ही बेच चुके हैं, इसलिए इतने सारे 2023 मॉडल अभी भी बिक्री के लिए उपलब्ध देखकर कुछ लोगों को हैरानी होती है। फोर्ड के 2025 मॉडल लगभग भूतिया हैं। अमेरिका में उपलब्ध 20 से ज्यादा नए फोर्ड ट्रकों में से 1000 से भी कम 2025 मॉडल के हैं। जी हां, आधे प्रतिशत से भी कम। अब आइए इस बात को इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि ट्रक क्षेत्र में फोर्ड अन्य बड़े नामों के मुकाबले कैसा प्रदर्शन करता है। उदाहरण के लिए शेवरले समझदारी से काम ले रही है। उन्होंने अपने ट्रकों के आधे से ज्यादा स्टॉक को पहले ही 2025 के शानदार मॉडल में स्थानांतरित कर दिया है। जहां तक 2023 मॉडल की बात है, तो शेवरले के लॉट में ये लगभग विलुप्त हो चुके हैं। दूसरी ओर रैम अभी बहुत आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी फोर्ड से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। रैम के मौजूदा स्टॉक का तो केवल लगभग 2% ही 2023 मॉडल का है,
यानी लगभग 2100 ट्रक। यह कोई आदर्श स्थिति तो नहीं है, लेकिन यह फोर्ड के आंकड़ों से जरूर बेहतर है। एक साल पहले ब्रोंको पाना लॉटरी जीतने जैसा लगता था, लेकिन अब आप इसे हर जगह पा सकते हैं। हालांकि यह सिर्फ ब्रोंको के बारे में नहीं है, उनके सबसे प्रतिष्ठित ट्रकों में से एक फोर्ड F150 भी डीलरशिप पर इतने ढेर में रखे हुए हैं कि उन्हें हटाने का एकमात्र तरीका भारी छूट देना है। और यह सिर्फ एक या दो डीलरशिप की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश में समस्या है। रेंजर की भी यही स्थिति है। कुछ महीने पहले आपको एक भी नहीं मिल रहा था, और अब वे लोगों से उन्हें खरीदने के लिए लगभग मिन्नतें कर रहे हैं। अब डीलरशिप्स के 2024 के अनबिके मॉडल्स से लगभग भरे होने के बावजूद फोर्ड के सीईओ ने 2025 के लिए MSRP बढ़ाने की योजना की घोषणा की है। जी हां, आपने सही सुना, कीमतें बढ़ाई। यह वाकई हैरान करने वाली बात है, खासकर जब आप यह सोचें कि गाड़ियां मौजूदा दरों पर भी नहीं चल पा रही हैं। हैरानी की बात नहीं कि इस घोषणा से ग्राहकों और डीलरों दोनों में ही रोष फैल गया, और कई लोग सोच में पड़ गए कि फोर्ड क्या सोच रहा है। फोर्ड डीलरशिप्स में जगह की कमी हो रही है, सचमुच। वे इस समय 2024 के स्टॉक से इतने भरे हुए हैं कि यह एक लॉजिस्टिक्स दुःस्वप्न बनता जा रहा है। अब अगर वे मौजूदा स्टॉक को खाली नहीं कर सकते, तो वे 2025 के नए चमकदार मॉडल कहां रखेंगे, और उन्हें ऊंची कीमतों पर बेचना तो और भी मुश्किल होगा। मिसाल के तौर पर फोर्ड मैवरिक को ही लीजिए। कुछ महीने पहले इन ट्रकों को बाजार में ढूंढना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि मांग बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब ये हर जगह मौजूद हैं। डीलर इन्हें बेचने के लिए हुड में हैं और 1500 से $2 तक की छूट दे रहे हैं। मैवरिक अभी भी फोर्ड के सबसे सस्ते ट्रकों में से एक है, इसलिए ये छूट इसे एक आकर्षक विकल्प बना रही है। अब आप बेस ट्रिम मैवरिक को $35,000 से कम में खरीद सकते हैं, जो कोई बुरा सौदा नहीं है। और क्योंकि यह बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, मैवरिक की बिक्री ठीक ठाक है, कम से कम फोर्ड की कुछ दूसरी गाड़ियों के मुकाबले तो। आइए बात करते हैं उस हाथी, या यूं कहें कि ब्रोंकोजस के झुंड की, जो देश भर में फोर्ड डीलरशिप पर छाई हुई है। ज्यादा समय नहीं हुआ जब फोर्ड ब्रोंको एक जबरदस्त कार हुआ करती थी। याद है जब इसने धमाकेदार वापसी की थी, हर कोई इसे चाहता था। लोग अपना नाम वेटिंग लिस्ट में डाल देते थे। डीलर बेतहाशा दाम बढ़ा रहे थे, और फोर्ड के कर्मचारी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। वे भी बाकियों की तरह अतिरिक्त पैसे खर्च कर रहे थे। यह या तो लो या छोड़ो का खेल था, और लोग किसी भी कीमत पर इसे स्वीकार कर रहे थे। आज की बात करें तो हालात बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। कभी जिन ब्रोंको कारों की इतनी चाहत थी, वे अब डीलरशिप पर धूल खा रही हैं। सच में डीलरों के पास उन्हें पार्क करने की जगह कम पड़ रही है। आपको बिना बिके ब्रोंकोज की कतारें डोमिनोज की तरह घास के लॉन पर बस जगह बनाने के लिए बिखरी हुई दिखाई देंगी। और ये किसके लिए जगह बना रहे हैं, आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा। और भी F150, जिनमें 2025 मॉडल का प्रचार भी शामिल है। ब्रोंको की लोकप्रियता में इतनी तेजी से गिरावट पर यकीन करना मुश्किल है। जिस कार के लिए लोग कभी बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते थे, अब उसकी इन्वेंट्री एक बुरे सपने जैसी हो गई है। 2024 फोर्ड ब्रोंको बैडलैंड्स इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। कागजों पर यह वो सब कुछ है जिसका एक ऑफ रोड उत्साही सपना देखता है। मजबूत बनावट, हाँ, रोमांच के लिए तैयार डिजाइन दोबारा जांचें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी MSRP 70,000
770 है, जो आपको चौंका देने वाली है। यह आपको दोबारा सोचने पर मजबूर करने के लिए काफी है, खासकर तब जब इसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी जीप रैंगलर रूबिकॉन कहीं ज्यादा किफायती दाम पर आ रही है। और बात यह है कि ब्रोंको अचानक से एक खराब कार नहीं बन गई है, बिल्कुल नहीं। बात बस इतनी है कि मांग कम हो गई है, जबकि आपूर्ति आसमान छू रही है। बढ़ती ब्याज दरों और बदलती अर्थव्यवस्था को जोड़ दें तो अचानक शोरूम में खड़ी वह चमचमाती ब्रोंको गाड़ी जरूरी होने की बजाय एक फिजूल खर्ची लगती है। ब्रोंको की कहानी आपूर्ति और मांग के बेमेल होने की एक क्लासिक कहानी है। जब यह पहली बार बाजार में आई थी तो फोर्ड मुश्किल से ऑर्डर पूरे कर पा रहा था। इस कमी ने इसे एक लोकप्रिय उत्पाद बना दिया और डीलरशिप भारी छूट देकर खुशी खुशी इसका फायदा उठाने को तैयार थे। लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा और रुचि कम हुई, बाजार में हलचल मच गई। अब ब्रोंकोज के लिए होड़ लगाने के बजाय खरीदारों के पास सारे पत्ते हैं। डीलर इन एसयूवी को बेचने के लिए लगभग खुद ही होड़ लगा रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं और कीमतों में ऐसी कटौती कर रहे हैं जो हमने 2000 के दशक की शुरुआत में एसयूवी की भारी गिरावट के बाद से नहीं देखी थी। डीलर इन्हें बेचने के लिए छूट दे रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा उदार नहीं है। $5600 के डीलर डिस्काउंट और $2 के फैक्ट्री रिबेट को मिलाकर कुल छूट $7600 हो जाती है। सुनने में तो ठीक ठाक लगता है ना? बस इतना है कि बैडलैंड्स की कीमत अभी भी $60-900 के बीच है, जो आज के बाजार में बेचना मुश्किल है। अगर फोर्ड इन्हें बेचना चाहती है तो छूट कहीं ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अभी डीलरशिप पर खड़ी एक एसयूवी के लिए 60-900 अभी भी बहुत ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि ब्रोंको की कीमतों में दिक्कत है तो फोर्ड एक्सपीडिशन के बारे में सुनने तक इंतजार करें। यह फोर्ड की सबसे बड़ी और सबसे महंगी एसयूवी में से एक है और इसकी कीमतों में भी गिरावट आ रही है। एक्सपीडिशन की एमएसआरपी कीमत लगभग 85,000 से शुरू होती है। जी हां, आपने सही पढ़ा, एक एसयूवी के लिए 85,000। फिलहाल डीलर इन विशालकाय गाड़ियों को बेचने के लिए भारी छूट दे रहे हैं, कुछ मामलों में तो 11,000 तक। इससे इसकी कीमत लगभग 74,000 हो जाती है, जो बेहतर है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लगती है। सच कहूं तो ज्यादातर लोग एक्सपीडिशन की कीमत 60,000 के आसपास ही रहने की उम्मीद करेंगे, न कि 70,000 या उससे ज्यादा की। और फिर F150 है, जो फोर्ड की रोजी रोटी का जरिया है। ये दिग्गज ट्रक भी डीलरशिप पर ढेरों ट्रकों की भरमार है। जगह बनाने के लिए डीलर कुछ ट्रिम लेवल पर कीमतों में 10,000 तक की कटौती कर रहे हैं। काफी समय बाद पहली बार आपको कुछ F150 मॉडल 50,000 से कम कीमत पर मिल रहे हैं, जो उन खरीदारों को वाकई लुभा सकते हैं जो इंतजार कर रहे थे। हालात और भी बदतर हो गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों में फोर्ड के उद्यम को भारी वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा है। 2024 की तीसरी तिमाही में वित्तीय स्थिति काफी खराब हो गई। उनके इलेक्ट्रिक वाहन विभाग मॉडल ई को $1.2 अरब का भारी घाटा हुआ। अगर आपको लगता है कि यह बुरा है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि साल के पहले 9 महीनों में कुल घाटा $3.7 अरब तक पहुंच गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि फोर्ड ने इस दौरान लगभग 32 शून्य इलेक्ट्रिक वाहन बेचे। हिसाब लगाइए तो हर बेची गई कार पर लगभग $37,500 का नुकसान हुआ। अरे वाह, है ना? लेकिन ये सिर्फ फोर्ड की समस्या नहीं है। ये तो पूरे उद्योग में इलेक्ट्रिक वाहनों की रस्साकशी जैसा है। फोर्ड के सीईओ जिम फार्ले ने इसे ज्यादा तूल नहीं दिया। उन्होंने वैश्विक मूल्य युद्ध की ओर इशारा किया।
जो टेस्ला की बैटरी से भी तेजी से बढ़ रहा है। समस्या क्या है? बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां और खरीदार कम। इसके अलावा बाजार में नए इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के मॉडलों की बाढ़ सी आ गई है और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए वाहन निर्माता लगातार कीमतों में भारी कटौती कर रहे हैं। यह अति प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण उपभोक्ताओं के लिए तो एक जीत जैसा लग सकता है, लेकिन कंपनियों के लिए यह मुनाफे का एक बुरा सपना है। ईवी क्षेत्र में फोर्ड अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जिसे मुश्किल दौर का सामना करना पड़ रहा है। रैम जीप और कई अन्य कंपनियों की मूल कंपनी स्टेलेंटिस जैसी बड़ी कंपनियां भी इसी तरह की समस्याओं से जूझ रही हैं। अत्यधिक उत्पादन के कारण वाहन निर्माताओं के पास खरीदारों से ज्यादा गाड़ियां रह गई हैं, जिससे उन्हें कीमतें और भी कम करनी पड़ रही हैं। आइए बात करते हैं F150 लाइटनिंग की, जो फोर्ड की प्रसिद्ध पिकअप का इलेक्ट्रिक संस्करण है। पहले तो यह एक शानदार विचार लगा। अमेरिका के सबसे पसंदीदा ट्रक को इलेक्ट्रिक बना दो और भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की लहर चला दो। लेकिन यह एक बड़ी आपदा साबित हुआ और इसकी मुख्य वजह इसकी कीमत है। फोर्ड ने F150 लाइटनिंग की कीमत लगभग $90,000 रखी है और सच कहें तो एक ट्रक के लिए, चाहे वह इलेक्ट्रिक ही क्यों न हो, यह बहुत बड़ी रकम है। बेशक इसमें कई शानदार फीचर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल तकनीक है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे खरीदने को तैयार नहीं हैं। इसकी मांग इतनी कम है कि फोर्ड को अगले साल तक इसका उत्पादन पूरी तरह से बंद करना पड़ा है। हालांकि यह 2023 में सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक ट्रक था और रिवियन आर, एक टी और हमर ईवी जैसे प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन इसकी बिक्री फोर्ड के लक्ष्य के अनुरूप नहीं रही। इसके जवाब में फोर्ड ने मिशिगन के डियरबॉर्न स्थित अपने रूज इलेक्ट्रिक व्हीकल सेंटर में बड़े बदलावों की घोषणा की। वहां काम करने वाले 2100 कर्मचारियों में से 1400 को या तो पुनर्नियुक्ति दी जा रही है या उन्हें सेवानिवृत्ति पैकेज की पेशकश की जा रही है। यहां इसका ब्यौरा दिया गया है। ब्रोंको एसयूवी और रेंजर पिकअप ट्रक पर काम करने के लिए 700 कर्मचारी वेन स्थित मिशिगन असेंबली प्लांट में जा रहे हैं। बाकी 700 कर्मचारियों के पास मिशिगन के किसी अन्य प्लांट में स्थानांतरित होने या $50,000 का रिटायरमेंट पैकेज लेने का विकल्प है। फोर्ड जोर देकर कहता है कि ये छंटनी नहीं है। सेवानिवृत्ति का विकल्प पूरी तरह से स्वैच्छिक है। इस कदम से पता चलता है कि F150 लाइटनिंग की मांग उतनी ज्यादा नहीं है जितनी फोर्ड ने अनुमान लगाया था। बिक्री का ज्यादा अनुमान लगाने की वजह से डीलरशिप के पास क्षमता से ज्यादा लाइटनिंग कारें हो सकती हैं। यह स्थिति सिर्फ फोर्ड तक ही सीमित नहीं है। व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन बाजार भी तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। ऊंची कीमतें, सीमित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और उपभोक्ताओं की हिचकिचाहट जैसे कारक इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर को प्रभावित कर रहे हैं। डीलरशिप पर F150 लाइटनिंग वाहनों की भरमार के साथ खुद डीलर भी कह रहे हैं, नहीं शुक्रिया। वे नए वाहनों की खेप ठुकरा रहे हैं क्योंकि उनके पास पहले से मौजूद वाहन नहीं बिक पा रहे हैं, और जब उत्पादन बंद हो जाता है तो नौकरियां भी बंद हो जाती हैं। इन ट्रकों को बनाने वाले प्रति घंटा मजदूर और असेंबलर अधर में लटके रहते हैं क्योंकि फोर्ड ने एक ऐसे उत्पाद पर बड़ा दांव लगाया है जिसे ग्राहक नहीं चाहते, कम से कम इस कीमत पर तो नहीं। बात सिर्फ कीमत की नहीं है, हालांकि समस्या का एक बड़ा हिस्सा यही है। इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार बढ़ रहा है, लेकिन खरीदार अभी भी किफायती और व्यावहारिकता की उम्मीद करते हैं। $90,000 में वे एक लग्जरी अनुभव चाहते हैं, न कि सिर्फ एक वर्क ट्रक का एक पर्यावरण अनुकूल संस्करण। इस बीच टेस्ला और रिवियन जैसी प्रतिस्पर्धी कंपनियां ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेश कर रही हैं जो ज्यादा नवीन और जाहिर है, ज्यादा आकर्षक लगती हैं, जिससे फोर्ड के लिए
अपनी कीमतों को सही ठहराना और भी मुश्किल हो रहा है। फोर्ड अब किसी और चीज में भी माहिर हो गई है। याद करते हैं, आजकल यह लगभग एक परंपरा सी बन गई है। आपको अपनी चमचमाती नई F150 मिलती है और कुछ ही देर बाद आपको डाक से एक दोस्ताना पत्र मिल सकता है जिसमें लिखा हो, अरे हमें कुछ ठीक करना है। F150 को पिछले कुछ सालों में कई कारणों से वापस बुलाया गया है। कुछ बहुत मामूली हैं, जबकि कुछ ज्यादा गंभीर नहीं। फोर्ड को F150 के ट्रांसमिशन में बार बार समस्या आती रही है। एक बड़ी रिकॉल में गाड़ी चलाते समय 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का अचानक पहले गियर में शिफ्ट होना शामिल था। कल्पना कीजिए कि आप हाईवे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और अचानक आपका ट्रक फिर से शुरुआती स्थिति में आ जाता है। सीट बेल्ट में आग लगने की वजह से भी एक रिकॉल किया गया है। कुछ मॉडलों में सीट बेल्ट प्रिटेंशनर यानी दुर्घटना के दौरान बेल्ट को कसने वाले छोटे उपकरण लगाने के दौरान चिंगारी पैदा कर सकते हैं। दुर्लभ मामलों में इन चिंगारियों से आग लग सकती है। बिजली की समस्याएं भी सिरदर्द रही हैं। एक उल्लेखनीय रिकॉल ट्रक की वायरिंग में समस्या के कारण हुआ था, जिससे पावर कट सकता था या ट्रक रुक भी सकता था। व्यस्त हाईवे पर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ F150 को ब्रेक मास्टर सिलेंडर में समस्या के कारण रिकॉल किया गया था, जिससे ब्रेक फ्लूइड का नुकसान हो सकता था। कम ब्रेक फ्लूइड का मतलब है कम ब्रेकिंग पावर, जो किसी बड़े ट्रक को रोकने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। खराब एयरबैग भी एक और बार बार आने वाली समस्या रही है। या तो जरूरत पड़ने पर खुलते नहीं या जरूरत न होने पर खुलते हैं। दोनों ही स्थितियां समान रूप से खराब हैं। अब कई डीलर पीछे हटने लगे हैं। अमेरिका में ऑटो डीलरशिप के क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों में से एक ऑटोनेशन इंक ने हाल ही में 2024 की तीसरी तिमाही में अपनी 8 डीलरशिप बेचने का फैसला किया है। ये रही खास बात, इनमें से 5 फोर्ड फ्रेंचाइजी थीं। हालांकि उन्होंने उन्हें यूं ही नहीं बेच दिया। उनकी बिक्री से उन्हें $156 मिलियन की अच्छी कमाई हुई। ऑटोनेशन की जीत लगती है, लेकिन इससे फोर्ड के बारे में क्या पता चलता है? ऑटोनेशन का काम सिर्फ पैसा कमाना है। वे मजे के लिए कारें नहीं बेचते, वे मुनाफा कमाने के लिए कारें बेचते हैं। इसलिए अगर वे कई फोर्ड डीलरशिप बंद कर रहे हैं, खासकर जिन्हें उन्होंने कमजोर बताया है, तो यह महज एक संयोग नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि उन्हें मौजूदा बाजार में फोर्ड की प्रदर्शन क्षमता पर भरोसा नहीं रहा। और जब ऑटोनेशन जैसी बड़ी कंपनी का भरोसा डगमगाता है, तो दूसरे भी उसका अनुसरण करने लगते हैं। आइए बात करते हैं कि इन डीलरशिप्स को शुरू में ही कमजोर क्यों कहा गया। ऑटो बाजार इस समय एक अजीब स्थिति में है। उपभोक्ता पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हो गए हैं, खासकर जब बात महंगी चीजों पर पैसे खर्च करने की हो। फोर्ड की F150 लाइटनिंग जैसी गाड़ियों की कीमत बहुत ज्यादा है और लोग इन्हें खरीदने में हिचकिचा रहे हैं। इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला की कुछ दिक्कतें, बढ़ती ब्याज दरें और इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप्स से मिल रही प्रतिस्पर्धा को भी जोड़ लें तो यह साफ है कि ये डीलरशिप पहले जैसी कमाई क्यों नहीं कर पा रही हैं। ऑटोनेशन ने शायद यह तय कर लिया होगा कि उन गाड़ियों से भरे लॉट को अपने पास रखने का सिरदर्द मोल लेना बेकार है, जो तेजी से नहीं बिक रही हैं। और यह सिर्फ एक डीलरशिप समूह की बात नहीं है, इसका असर पूरे उद्योग पर पड़ सकता है। यहीं से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ऑटोनेशन का यह कदम अन्य डीलरशिप समूहों को फोर्ड के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर और डीलर दूर जाने का फैसला करते हैं, तो फोर्ड को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। डीलरशिप सिर्फ कारों को रखने की जगह नहीं होती। ये फोर्ड का ग्राहकों से सीधा जुड़ाव है। डीलरशिप खोने का मतलब है खरीदारों के साथ कम संपर्क, कम दृश्यता और फोर्ड पर बिक्री के आंकड़ों को बनाए रखने के तरीके खोजने का बहुत अधिक दबाव। इससे फोर्ड को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए भी मजबूर होना पड़ सकता है।
क्या उनके वाहन आज के बाजार के हिसाब से बहुत महंगे हैं? क्या उनका इलेक्ट्रिक वाहन ईवी अभियान उपभोक्ताओं को पसंद नहीं आ रहा है? अगर वे और ज्यादा डीलरशिप बंद होने से बचना चाहते हैं तो उन्हें इन सवालों का जल्द से जल्द समाधान निकालना होगा। ये सब बातें आपको सोचने पर मजबूर करती हैं कि जिम फार्ले को कीमतें बढ़ाने का यही सबसे अच्छा समय क्यों लगता है। ग्राहक पहले से ही ऊंची कीमतों से परेशान हैं और बढ़ती ब्याज दरें उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही हैं। कार का फाइनेंस महंगा होता जा रहा है, जिसका मतलब है कि कम लोग उन मॉडलों पर पैसा खर्च करने को तैयार हैं जो ज्यादा महंगे लगते हैं। फोर्ड का नेतृत्व मांग में तेजी पर निर्भर है, लेकिन सच कहूं तो आज की अर्थव्यवस्था में एक ऐसा दांव है जो किसी भी तरफ जा सकता है। तो आखिर फोर्ड को अपनी कीमतें बढ़ाने के लिए क्या प्रेरित कर रहा है? इसके कुछ कारण हैं और उनमें से कोई भी सरल नहीं है। याद है जब महामारी के दौरान आपूर्ति की कमी के कारण कारों की कीमतें आसमान छू गई थीं। खैर, यही मूल्य निर्धारण रणनीति फोर्ड को फिर से परेशान कर रही है। ग्राहक बढ़ी हुई कीमतों के आदी हो चुके थे, लेकिन अब वे इससे ऊब चुके हैं। बढ़ती ब्याज दरों को जोड़ दें तो कार लोन की मासिक किश्तें पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही हैं। खरीदार दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और फोर्ड यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे तालमेल बिठाया जाए। महामारी के दौरान हर कोई आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं के बारे में चिल्ला रहा था। अब स्थिति उलट है, अड़चन दूर हो गई है और फोर्ड ने यह मानकर कि मांग आसमान छूती रहेगी, वाहनों का जरूरत से ज्यादा उत्पादन किया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब जरूरत से ज्यादा आपूर्ति की समस्या है और ढेरों कारें बिना बिकी पड़ी हैं। और यह एक ऐसा वित्तीय सिरदर्द है जो कोई नहीं चाहता। इसके अलावा उपभोक्ताओं की पसंद भी बदल रही है। इलेक्ट्रिक वाहन और हाइब्रिड वाहन हर जगह लोकप्रिय हैं और हालांकि फोर्ड ने मस्टैंग मैकी जैसे मॉडलों के साथ प्रगति की है, फिर भी वे अभी भी टेस्ला की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। लोग अत्याधुनिक तकनीक, दक्षता और किफायती दाम चाहते हैं और फोर्ड पुराने पेट्रोल मॉडल्स के साथ तालमेल बिठाते हुए उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। अब फोर्ड के शेयरों के बारे में थोड़ी बात करते हैं। फोर्ड की तीसरी तिमाही की वित्तीय रिपोर्ट अभी अभी आई है और हालांकि इसमें कुछ अच्छी खबरें भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर वॉल स्ट्रीट की चिंताएं बढ़ गई हैं। कार निर्माता के मुनाफे के आंकड़े कम रहे और हालात और भी बदतर हो गए। उन्होंने अपने पूरे साल के आय अनुमान में कटौती कर दी। नतीजा सोमवार को हुए कारोबार में फोर्ड के शेयर में 4% की भारी गिरावट आई। शुरुआत सकारात्मक रुख से करते हैं। तीसरी तिमाही में फोर्ड का राजस्व 46.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया। विजिबल अल्फा के अनुसार यह पिछले साल की तुलना में 5% की वृद्धि है और विश्लेषकों की उम्मीदों से भी बेहतर है। ऐसे समय में जब कई कंपनियां विकास को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं, फोर्ड की अधिक राजस्व लाने की क्षमता एक उज्जवल बिंदु है। लेकिन यहीं पर बात पेचीदा हो जाती है। फोर्ड की शुद्ध आय पिछले साल इसी तिमाही में 1.2 अरब डॉलर या 0.3 डॉलर प्रति शेयर की तुलना में काफी गिरकर 90 करोड़ डॉलर या 0.22 डॉलर प्रति शेयर रह गई। यह सिर्फ एक गिरावट नहीं है, यह एक उल्लेखनीय गिरावट है जो वॉल स्ट्रीट के अनुमानों से काफी कम है। और फिर संशोधित आय पूर्वानुमान की बात करें तो फोर्ड ने अपने पूरे साल के समायोजित आय अनुमान के ऊपरी स्तर को घटाकर अब लगभग 10 अरब डॉलर कर दिया है। उनकी पिछली सीमा 10 अरब डॉलर से 12 अरब डॉलर थी। इसलिए यह संशोधन बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा निवेशक सुनना चाहते थे। जब कंपनियां उम्मीदें कम करती हैं तो यह निवेशकों के उत्साह पर पानी फेरने जैसा होता है। आश्चर्य की बात नहीं कि फोर्ड के शेयरों को झटका लगा और कारोबार के बाद के घंटों में 4% से ज्यादा की गिरावट आई। इस साल फोर्ड के लिए यह पहली मुश्किल नहीं है। दूसरी तिमाही में भी उनकी कमाई अनुमान से कम रही,
जिससे निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगा। आग में घी डालने का काम करते हुए मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में चुनौतीपूर्ण बाजार में लाभप्रदता और दीर्घकालिक विकास को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए फोर्ड के शेयरों की रेटिंग घटा दी। इन सभी कारकों को मिलाकर यह स्पष्ट है कि निवेशकों की धारणा क्यों खराब हुई है। तो फोर्ड की मुश्किलों की जड़ क्या है? आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का मिश्रण। सबसे पहले यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स की चल रही यूएडब्ल्यू हड़तालों ने परिचालन को बाधित किया है और लाभ मार्जिन पर दबाव डाला है। दूसरे, मुद्रास्फीति और आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं के कारण उच्च उत्पादन लागत ने फोर्ड के मुनाफे को कम कर दिया है। अंत में फोर्ड का मुख्य ध्यान केंद्रित करने वाला इलेक्ट्रिक वाहन बाजार टेस्ला जैसे प्रतिद्वंद्वियों और यहां तक कि रिवियन जैसे नए प्रतिस्पर्धियों के बीच भी कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ बेहद प्रतिस्पर्धी हो गया है। फोर्ड अभी भी अपनी फोर्ड प्लस रणनीति पर भरोसा कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों और कनेक्टेड सेवाओं पर केंद्रित है और इसे अपनी दीर्घकालिक सफलता की कुंजी मानता है। चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन कार निर्माता लागत कम करने, दक्षता बढ़ाने और तेजी से बदलते वैश्विक बाजार के साथ तालमेल बिठाने पर काम कर रहा है। अल्पावधि में फोर्ड के शेयरों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन कंपनी का नवाचार की ओर निरंतर प्रयास और हाइब्रिड व पारंपरिक वाहन बाजारों में उसका ठोस प्रदर्शन इन चुनौतियों से निपटने में उसे कुछ स्थिरता प्रदान कर सकता है। हालांकि अभी निवेशक इस उलझन में है कि क्या फोर्ड के महत्वाकांक्षी दांव लंबे समय में रंग लाएंगे या आगे की राह उम्मीद से ज्यादा कठिन होगी। मॉडल टी और मस्टैंग जैसे प्रतिष्ठित मॉडलों की बदौलत अभूतपूर्व नवाचार का पर्याय बन चुके फोर्ड को हाल के वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। जैसे जैसे ऑटो उद्योग इलेक्ट्रिक वाहनों और उन्नत तकनीकों की ओर बढ़ रहा है, फोर्ड को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, खासकर टेस्ला जैसे इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के दिग्गजों से। फोर्ड की आंतरिक अक्षमताएं एक बड़ी बाधा रही हैं। पुराने विनिर्माण तरीकों और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के कारण वाहनों के लॉन्च में देरी हुई और ग्राहक निराश हुए। विभागीय संघर्षों ने इन परिचालन संबंधी रुकावटों को और बढ़ा दिया, जहां विभिन्न टीमें अक्सर प्राथमिकताओं और दिशा को लेकर आपस में भिड़ जाती थीं। नेतृत्व संबंधी संघर्षों ने भी एक भूमिका निभाई, जिसमें एक सुसंगत दृष्टिकोण का स्पष्ट अभाव था। दीर्घकालिक नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय निर्णयकर्ता अक्सर अल्पकालिक लाभ के पीछे भागने में उलझे रहते थे। कंपनी के भीतर सबसे बड़े विवाद का एक मुद्दा यह था कि क्या पारंपरिक वाहनों की अपनी विरासत को दोगुना किया जाए या इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर एक साहसिक कदम बढ़ाया जाए, जिसके लिए बड़े निवेश की आवश्यकता थी। इन आंतरिक बहसों ने न केवल महत्वपूर्ण निर्णयों में देरी की, बल्कि कर्मचारियों और हितधारकों के बीच भ्रम भी पैदा किया, जिससे मनोबल को ठेस पहुंची और फोर्ड की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। इन आंतरिक संघर्षों और अक्षमताओं के ठोस परिणाम हुए। परियोजनाओं में देरी हुई, गुणवत्ता संबंधी समस्याएं सामने आईं और फोर्ड को नए, अधिक टिकाऊ मॉडलों की बाजार मांग को पूरा करने में संघर्ष करना पड़ा। इलेक्ट्रिक वाहनों और उन्नत तकनीक की बढ़ती मांग के साथ तेजी से तालमेल बिठाने में कंपनी की असमर्थता ने उसके वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित किया, जिससे बिक्री में गिरावट आई और निवेशकों का विश्वास डगमगा गया। जहां प्रतिस्पर्धी कंपनियां अत्याधुनिक नवाचारों के साथ आगे बढ़ रही थीं, वहीं फोर्ड अपनी पारंपरिक जड़ों को बचाए रखने और भविष्य को अपनाने के बीच उलझी हुई दिखाई दी। इस हिचकिचाहट ने तेजी से विकसित हो रहे उद्योग में बाजार हिस्सेदारी फिर से हासिल करना और भी मुश्किल बना दिया। फोर्ड की कहानी लचीलेपन की कहानी है। हालांकि कंपनी उद्योग में बदलाव के दौर में लड़खड़ा गई है, लेकिन नवाचार में अग्रणी के रूप में इसकी विरासत अभी भी मजबूत है। ऑटो जगत में अपनी अग्रणी स्थिति पुनः प्राप्त करने के लिए
फोर्ड को आधुनिक बाजार की चुनौतियों को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा, टिकाऊ तकनीकों में भारी निवेश करना होगा और अनुकूलनशीलता एवं सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। जैसे जैसे उद्योग विद्युतीकरण और उन्नत तकनीक द्वारा परिभाषित भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, यह सवाल बना हुआ है, क्या फोर्ड एक नए युग के लिए खुद को पुनर्कल्पित कर पाएगा या यह अपने ही इतिहास का एक अवशेष बनकर रह जाएगा? यह तो समय और कंपनी के अगले कदम ही बताएंगे। तो फोर्ड की परेशानियों और 2025 में कीमतें बढ़ाने के उसके फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सभी नए वीडियो के साथ अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें। जब तक आप यहां हैं, इस तरह की और भी दिलचस्प सामग्री देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर वीडियो पर क्लिक करें।